निष्कर्ष लिखने के लिए मैंने कहा था, ट्राई ट्राई किया घर में जाकर लिखने का कि नहीं? हो गया होगा, लिखा गया होगा, इतना टफ तो होता नहीं है, आसान तो होता है अगर आप टॉपिक समझ रहे हो तो। इतना अब तक मोटा मोटी पूरा निबंध तो पढ़ा ही दिया मैंने, इतना टफ होता है निबंध लिखना। अरे तो एक बार में, मतलब एक बार में तो घर में लिखेंगे तो जिंदगी में एक बार में कभी नहीं लिखाएगा, और लिखना भी नहीं चाहिए उसको। घर में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो किसी चीज को इम्प्रूव करना मकसद होता है, या मकसद ये है कि मतलब मैंने महारत हासिल कर लिया और बाएं हाथ देता हूँ, ऐसा थोड़ी ना है। घर में जो मकसद है वो है कि इम्प्रूव करना। तो जितना लिखें, जितना इम्प्रूव करें, आपको उतना फायदा मिलेगा घर में। जितना बार उसको रीराइट करना है कीजिए, अच्छा होना चाहिए बाद में, ताकि अपना अपना आप लर्न करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक होता जाएगा। कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना? लिखने का कोशिश कर रहे हैं, कोई कोई इशू है तो बताइए, कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। आप देख, मतलब कि कम से कम 10-12 निबंध तो मैंने लिख करके दिया होगा। चार फिर आपको आज दे दिया है, चार सेक्शन सी वाला दिया था, कुछ एग्जाम्पल में और दिया होगा, जो नोट, पुराने वाला नोट में दूसरे टॉपिक पर लिखा हुआ। तो आप देखिए कि सब में सपोर्टिंग आर्गुमेंट को यूज किया गया है। अभी जो निबंध दिया है तो सब में तो सपोर्टिंग आर्गुमेंट पर ही बिल्डअप किया जा रहा है ना। तो देख, सब आर्गुमेंट होती है। जो निष्कर्ष को मैंने मॉडल करके कॉपी करके लिखना सिखाया, उसके पीछे वजह यही था कि बाकी चीजें भी आप कॉपी करके कर सकते हैं। हाँ, तो शुरू में देख देख करके ही कहिए, अब शुरू में दिमाग में नहीं आ रहा, धीरे धीरे आने लगेगा जब उसका आप समझ जाएंगे कि कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कैसे उसको ऑपरेट किया जा रहा है। कोई भी चीज जो है इनिशियली जब आप सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? दूसरे को देख के ही सीखते हैं ना, दूसरे से सीखते हैं। उसके बाद जब लर्न जाएंगे तो लर्न कर लेंगे तो हो जाएगा। आपका आपको आज भी निबंध दिया गया है, खोल कर देखिए कि उसमें भी तो है सपोर्टिंग आर्गूमेंट। नहीं हो रहा है तो मैंने कहा ही कि हर पैराग्राफ का जो पहला लाइन होगा वो सपोर्टिंग आर्गूमेंट होगा। मोस्टली, कभी कभी डिफर हो सकता है। जानबूझ करके मैं स्टाइल को कंसिस्टेंट रख रहा हूँ, एक ही स्टाइल में सारे निबंध लिख रहा हूँ, ताकि आपको वो समझ में आ सके कि उसमें हो क्या रहा है। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि मैं उसी तरीके से लिखूं, लेकिन जानबूझ करके स्टाइल में कंसिस्टेंट रख रहा हूँ, तब ताकि आप भी उसको आराम से फॉलो कर सकें। तो कुछ नहीं है, आप देख लीजिए उसका सेंट्रल आर्गूमेंट जो है उसको कॉपी पर लिख लीजिए अलग से, जितने सपोर्टिंग आर्गूमेंट यूज किए गए उनको लिख लीजिए, और देखिए कि कैसे वो बिल्डअप कर रहे हैं सपोर्टिंग आर्गूमेंट, सेंट्रल आर्गूमेंट को। हम्म। विचार जीवन का आधार है, तो अपने सोचिए आप। इस तरीके का तो एक टॉपिक तो मैंने अपने भी टेस्ट सीरीज में दिया था, विचारहीन जीवन या समथिंग उससे रिलेटेड। हाँ, बीपीएससी ने पूछ रखा है, उस तरह का एक टॉपिक मैंने भी दिया था अपने टेस्ट सीरीज। तो विचार जीवन का आधार है, तो देखिए उसमें कि विचार कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। विचारहीन जीवन होगा तो उसमें क्या होगा? विचार विचार आधारित तो अगर सब लोग होंगे तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जो पॉलिटिशियंस है, नेता हैं, और ये चीजें जो है उन पर विचार का क्या प्रभाव होता है। तो सोचेंगे, देखिए अल्टीमेटली लिखना तो आप ही को पड़ेगा, है ना? और अगर जैसे कि एक डायरेक्शन बताया सोचने के लिए, सपोज कि इसके बाद भी आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कोई विषय वस्तु नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, कोई सामग्री नहीं है आपके दिमाग में। तो फिर उसको गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए कि थॉट जो है हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। गूगल में डालिए, आजकल तो गूगल में टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार कहेंगे ओके गूगल, विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, तो आपको 1.5 लाख वेबसाइट खोल कर दे देगा जहां विचार जीवन को प्रभावित कर रहा होगा, है ना? तो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। अगर मान लीजिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्टक कर जा रहे हैं आप, कर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, उसके लिए आपको किसी ने रोक नहीं रखा है। यहाँ तो आपको अपने नॉलेज को इनहांस करना ही पड़ेगा ना।
तो कैसे पता नहीं चलेगा कि समाज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है विचार का? समाज में हर लोग विचार, बिना विचारे सब लोग जीवन जी रहे हों, यह समाज जो है उसको किसी भी विचार के बेसिस पर मतलब सोच समझ करके उसको नहीं क्रिएट किया गया हो। आपका जो कुछ भी है, लॉ से लेकर के आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ है, सबके पीछे एक थॉट प्रोसेस है कि नहीं है? थॉट प्रोसेस ना हो तो कुछ भी। भाई तो पहली बार, अभी भी तो वही बता रहा हूं मैं, सामाजिक स्तर पर, थोड़ा सामाजिक स्तर पर क्या आप समाज से, समाधि से मैं जोड़ रहा हूं ना उसको, और क्या कर रहा हूं मैं? अब सामाजिक स्तर पर हर टॉपिक जो है एक ही तरह का बात थोड़ी ना लिख देंगे आप उसमें। मतलब समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति का समाज में क्या महत्व है, कंप्यूटर का समाज में क्या महत्व है, किसी भी चीज पर आएगा तो जो दो लाइन याद किए रहेंगे वही लिखेंगे। हर चीज का सामाजिक इंपॉर्टेंस, सामाजिक पहलू जो है वो चेंज होगा। अब यहां पर है कि समाज में विचार की क्या उपयोगिता है, समाज के स्तर पर विचार की क्या उपयोगिता है, सोचिए, दिमाग दौड़ाइए। वो तरीका जो है वो वर्क कर रहा है, कैसे नहीं वर्क कर रहा है? समाज जो है, सामाजिक स्तर पर सोचना एक ट्रिगर पॉइंट है, राजनीतिक स्तर पर सोचना। राजनेता अगर विचारवान ना हो तो क्या होगा? या देश की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो किसी भी विचार पे आधारित ना हो तो क्या होगा? आप जो सोच सकते हैं, जो सोच सकते हैं, जिस तरह की आप कल्पना कर सकते हैं विध्वंस की और बर्बादी की, वो होगा। जिस तरह की आप कल्पना कर सकते हैं। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होगी, जानते हैं ना? माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस का क्या मतलब होता है? कहिए कि मेरे पास तो भैंसे नहीं है, तो हमको कैसे पता होगा? क्या मतलब होता है जिसकी लाठी उसके भैंस? जिसकी लाठी उसका उसकी भैंस का मतलब क्या होता है? जिसके पास अधिकार है उसका, जिसके पास ताकत है उसका अधिकार होगा। जिसके पास अधिकार है, जिसके पास ताकत है, उसका सब कुछ है। मतलब जिसके पास ताकत है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास लाठी है, जो ताकतवर है, वो भैंस उसकी है। भैंस का फैसला इससे नहीं हो रहा है कि उसका मालिक कौन है। जिसके पास ताकत है, मेरे पास ताकत है तो भैंस मैं ले जाऊंगा कि मेरी है, बात खत्म। समझ गए? तो वही बात है कि जिसके पास ताकत है, तो जिसके पास ताकत है वो देश के सत्ता पर कब्जा करेगा। जब कहीं से कोई थॉट प्रोसेस नहीं होगा, कहीं से कोई विचार नहीं होगा, तो है ना? आप कहेंगे कि मैं मोदी को प्रधानमंत्री मानता ही नहीं हूं, मैं तो वोट दिया नहीं था। एक मेरा लैंडलॉर्ड था दिल्ली में, तो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे हम लोग कि कौन वहां से सीट पर जीतेगा, तो मैंने किसी का नाम लिया, बोला कि वो जीत जाना चाहिए। बोला कि नहीं, वो कैसे जीतेगा, वो जीतेगा ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों नहीं जीतेगा भाई, वो फ्रंट रनर है। बोला कि नहीं, मैं उसको वोट ही नहीं दूंगा। मैंने कहा तुम नहीं दोगे मैं मान रहा हूं, लेकिन बाकी लोग तो देंगे ना। बोला कि नहीं, मैं तो दूंगा ही नहीं, तो कैसे जीत जाएगा? तो वही है कि जिसको वो वोट देगा वही जीतेगा। तो यही बात है कि आप मानेंगे ही नहीं। हार गए तो आप कहेंगे कि ईवीएम में दोस्त है, हम तो चुनाव हारे नहीं थे। अगर विचार विहीन राजनीति होगी तो चाहे कोई भी चीज है, चाहे विकास के मुद्दे हैं, विकास का इश्यू है, चाहे सामाजिक न्याय का इश्यू है, हो चाहे महिलाओं की स्थिति का हो, चाहे आप जो सोचते जाइए, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति हो, राष्ट्र के नीति निर्माण हो, राष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर कायम करना हो, आप जो सोचते जाइए, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, कहीं से कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर विचारों में परिवर्तन होता है तो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है देश के, होता है कि नहीं होता है? समाजवादी जो देश है, कम्युनिस्ट कंट्री जो है, वामपंथी चाइना, उसके इंस्टीट्यूशन, उसकी राजनीतिक व्यवस्था अलग है कि नहीं है? भारत की अलग है, अमेरिका की अलग है। तो सिस्टम्स भी वैरी करते हैं, तो इसलिए थॉट का महत्व है, ऐसा नहीं है कि थॉट का कोई महत्व नहीं है।
हाँ, तो उसी तरीके से आप सोचते जाएंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन में विचार का क्या महत्व है? बिना सोचे समझे आप कोई काम करते हैं बिना विचारे, तो क्या होगा? पहले किसी को थप्पड़ मार देते हैं, फिर सोचते हैं कि मारना चाहिए कि नहीं, तब क्या होगा? हाँ, न्यूटन का थर्ड नियम। न्यूटन का थर्ड नियम से ज्यादा भी हो सकता है। अगला आदमी आपसे ज्यादा ताकतवर हुआ तब क्या होगा? तो एक के बदले में एक पर तो रुकेगा नहीं वो। वो क्या करेगा उसके बाद की बात है। वो उस पर निर्भर करता है कि उसका ताकत का लेवल क्या है। ठीक है? तो बिना विचारे आप देखेंगे कि लोगों के साथ अगर बिना सोचे समझे आप अपने जो भी आपके रिश्ते हैं या जो आपकी दोस्ती है, मित्रता है, जो भी जिस तरह के भी सामाजिक संबंध है आपके, उसमें अगर विचारों का प्रयोग ना किया जाए, थॉट का प्रयोग ना किया जाए, तो क्या होगा? जो भी आपका एक्शन है वो विचार के आधार पर ना हो, तो क्या होगा? कोई रिश्ता नहीं बचेगा आपका। ठीक है? तो इस तरीके से आप उसको देखिए, तो अगर अप्लाई तो कीजिए। आपके पर्सनल स्तर पर अप्लाई होता है, वो समाज के स्तर पर अप्लाई होता है, वो राष्ट्र के स्तर पर अप्लाई होता है, वो दुनिया के स्तर पर अप्लाई अप्लाई होता है। वो सोचेंगे तब ना। सेक्शन बी में है कि सेक्शन उसमें है, ए में है, बी में है? वो बी में है ना। बी में है तो भी वो बकरीद के बाद लौटिएगा, परसों परसों बी वाला भी निबंध लिख कर मैं दे ही दूंगा आपको। अभी तो ए वाला दे दिया है, सी वाला दे दिया है आप लोग को। तो उससे भी एक आइडिया मिल जाएगा, हालांकि वो कोई फायदे में आपके कुछ ही काम वो आएगा नहीं। वो आपके किसी काम नहीं आएगा, वो देखते रहिएगा फिर। 12 निबंध मैं लिख कर दूंगा, 13वां फिर लिखने में आपको दिक्कत होगी। और कुछ और बाकी लोग आप लोग लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? सही में लिख रहे हैं घर में कि नहीं? लिखे हैं? लिखे होंगे, देखिए लिखे होंगे तो आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि आप इंप्रूव कर रहे हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप इंप्रूव कर रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। वो आपको खुद ही समझ में आएगा। चलिए, कुछ और आगे देख लेते हैं। अब जो है कि निबंध लिखने के बाद जब आप खुद से निबंध लिखते हैं तो आपको ये आपके लिए आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा किसी के पास ही जाए फीडबैक लेने के लिए, या जो पहला ड्राफ्ट लिखे हैं उसी पर किसी का फीडबैक लेने चले जाए, कोई जरूरी नहीं है। आप उसको खुद से भी मतलब रिवाइज कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि मल्टीपल ड्राफ्ट लिखने के बाद, एक ही निबंध को 3 बार 4 बार लिखने के बाद ही किसी से चेक करवाएं। पहले अपने स्तर पर जितना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उतना कर लीजिए। कोई करता है ये काम? कहना बहुत आसान है, करता कोई नहीं है। एक बार लिखने के बाद दोबारा कोई कभी कोशिश करता है? मेरे पास तो लोग जो लोग लेकर आते हैं उनमें से कभी मैंने किसी को नहीं देखा है कि वो 2 बार 3 बार लिख करके ला रहे हो। वो पहली बार लिख लिए काफी है। तो एक्चुअली आप लर्न नहीं करते हैं, अगर उस तरीके से करते हैं तो मेरे पास लेकर के आएंगे तो मैं तो कुछ ना कुछ फीडबैक दे ही दूंगा। लेकिन अच्छा है कि आप अपने स्तर पर उसको रिवाइज करें। तो रिवाइज करने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो हम करते हैं, दिमाग में रखते हैं। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि लिखने के बाद आप जब भी लिख रहे हैं तो लिखने के बाद पहले थोड़ा ब्रेक लीजिए, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, क्योंकि इमीडिएट आप अगर अपना पढ़ेंगे लिखा हुआ तो आपको खुद भी मतलब उसमें कोई मिस्टेक आप ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग जो थोड़ी देर पहले सोच रहा था अभी भी वही सोच रहा होगा। तो हमेशा एक ब्रेक के बाद, एक गैप होने के बाद उसको एडिट करना आसान होता है। तो थोड़ा एक बार ब्रेक लें, आधा घंटे का 1 घंटे का कम से कम ब्रेक लें, और उसके बाद उसको आकर के देखें। तो कुछ चीजें और होती हैं, जैसे कि आप अगर जोर जोर से पढ़ेंगे उसको, जो भी लिखा हुआ है जोर से बोल बोल कर पढ़ेंगे, तो बोल कर जब पढ़ेंगे तो बहुत बार ये होता है कि आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको अपने आप वो अटपटा सुनाई देगा। अगर सेंटेंस में कुछ मिस्टेक होगा तो अपने आप वो अटपटा लगेगा, तो वो वहां से इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनका कि आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि रिवीजन आवश्यक क्यों है? क्यों आवश्यक है रिवीजन? कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी मजा हुआ राइटर हो,
वो अगर लिखता है फ्लो में एक बार, दोबारा पढ़ेगा तो उसमें मिस्टेक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं होता है। और बहुत बार उस तरह का मिस्टेक होता है कि आप नहीं वगैरह लगाना छोड़ देते हैं, है ना, तो सीधे मतलब आप कहना कुछ और चाहते थे और उसका आप मतलब जो है वो सीधे उल्टा मतलब निकल गया, तो वो आपके निबंध के लिए भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है लाइन। तो पढ़ना चाहिए। तो दो चीजें हैं, पहला तो कि घर में रिवीजन कैसे करें और दूसरा है कि परीक्षा भवन में कैसे करें। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब यूपीएससी में जब एक निबंध लिखना होता था या फिर जब दो निबंध लिखना है, तो यूपीएससी में आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है रिवीजन करने के लिए। लेकिन यहाँ तीन निबंध लिखना है, आपके पास समय की कमी है, तो रिवीजन करने के लिए बहुत टाइम बचता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करें कि लास्ट में 5 मिनट जो है, हर 1 घंटे का जो निबंध लिखना है तो निबंध 55 मिनट में लिखा जाए, 5 मिनट जो है वो एडिटिंग के लिए आप बचा लें, रिवीजन के लिए। और एक बार कम से कम सरसरी तौर पर देख लें कि जो मेन आर्गुमेंट्स है और जो चीजें हैं वो अपने जगह पर तो है ना। ऐसा नहीं है कि लिखना कुछ और चाहते थे, लिखा कुछ और गया है, इस तरह की चीज ना हो। फॉलो कर रहे हैं आप कि नहीं? तो एग्जामिनेशन हॉल में आप 4-5 मिनट रखें एडिटिंग करने के लिए, और वहां पे एक बार पढ़ लें, कम से कम देख लें कि हाँ कि कुछ उस तरीके से ब्लंडर तो नहीं हो गया है। ठीक है। लेकिन अब मेरा जो यहाँ पर कंसर्न है वो ये है कि जब आप घर में निबंध लिख रहे हैं तो उसको एडिट कैसे करें। तो घर में निबंध लिख रहे हैं तो वही मैंने सबसे पहला चीज जो कहा आपको कि आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा ब्रेक लेकर के फिर उसके बाद पढ़िए, ताकि उस समय आप अपने दिमाग में सोच रखे होंगे, रखे होंगे, तो फिर वो आपको समझ में आएगा नहीं कि गलती हुई है। एक बार की बात है कि मैं कॉलेज में जब था तो मैं हमारा कोई प्रैक्टिकल था, तो प्रैक्टिकल था, लैब में हम प्रैक्टिकल दे रहे थे, डिजाइनिंग का था, क्योंकि जर्नलिज्म बैकग्राउंड से मैं हूं तो डिजाइनिंग का एक था वो। तो प्रैक्टिकल दे रहे थे हम लोग, और प्रैक्टिकल में वाइवा भी इंक्लूड होता था साथ में। तो जो एक्सटर्नल थी तो वो मेरे पास आई, और मैंने डिजाइन देखा, ठीक ही था, मैं बहुत अच्छा डिजाइनर हूं नहीं, लेकिन काम चलाऊ चीजें कर लेता हूँ, तो वो ठीक ठाक था। तो उसने मुझसे सवाल क्या पूछा, सवाल ये पूछा कि ऑफ कोर्स इंग्लिश में बात कर रही थी वो, लेकिन मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सवाल ये पूछा कि इसमें से तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई मिस्टेक है, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या मिस्टेक है। मुझसे पूछा उसने कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या मिस्टेक है, तो मैंने जवाब दिया कि कोई नहीं, एक भी नहीं। तो उसने पूछा कि तुमको लगता है कि तुम परफेक्ट परफेक्ट डिजाइनर हो, एकदम तुमसे बढ़िया कोई डिजाइनर नहीं है परफेक्ट, हो जिसमें जिसके डिजाइन में कोई मिस्टेक नहीं है। जबकि डिजाइन का बेसिक ये होता है कि कोई भी डिजाइन कभी भी इंप्रूव किया जा सकता है, कोई डिजाइन फाइनल नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है, उसको हम हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं। तो बोले कि मतलब कि तुमको इतना बेसिक भी नहीं पता है, तुमको लगता है कि तुम परफेक्ट डिजाइनर हो। मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं लगता है कि मैं परफेक्ट डिजाइनर हूँ, मुझे अपना औकात पता है, लेकिन मुझे इसमें कोई मिस्टेक नहीं दिखता है। अगर मुझे इसमें कोई मिस्टेक दिखा होता तो मैंने उसको करेक्ट कर लिया होता। वो एक्चुअली वो इसी बात पर टेस्ट कर रही थी, जैसे मैं बताता मिस्टेक तो मुझे भी दिखाई दे रहा था, जैसे मैं बताता कि हाँ ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये ठीक करने नहीं आता है, और बात सही है कि वो नहीं आता था मुझे ठीक करने। तो इसका मतलब ये है कि आप उस सॉफ्टवेयर को नहीं जानते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो उसको लूपहोल मिल जाता ना ये बात, इसका मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर नहीं जानते हैं। तो मैंने क्या जवाब दिया, भाई मुझे कोई कमी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जो बनाना चाहता था मैंने वो बना दिया, कि सॉफ्टवेयर मुझे आता है। क्योंकि आप टेस्ट सॉफ्टवेयर पर कर रहे हैं, डिजाइनिंग पे नहीं, डिजाइनिंग का भी कुछ सेक्शन होता है, लेकिन टेस्ट सॉफ्टवेयर पर करेंगे, सॉफ्टवेयर मैं जानता हूँ। तो बहुत दिन पहले की बात है लेकिन मुझे याद है। तो लेकिन इसका क्या संबंध है, तो संबंध ये है कि नेचुरली नॉर्मली भी ऐसा होता है कि जब आप इमीडिएटली कुछ कर रखे होते हैं तो आपको उसमें मिस्टेक आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके दिमाग में उस समय चल रहा था, इमीडिएट जो चल रहा था वो अभी भी चल रहा होगा। तो जब तक आप उससे डिटैच नहीं होते हैं, थोड़ा दूर नहीं हटते हैं, तब तक आपको उसमें मिस्टेक आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा ब्रेक लीजिए। तो पहला टेक्निक ये, पहला चीज होता है कि आप ब्रेक लीजिए। दूसरा ये है कि आप उसको लाउडली पढ़िए, जोर जोर से बोल बोल कर पढ़िए। बहुत सारी चीजें हैं जो सुनाई देंगे कि आपको अटपटा लगेगा,
तीसरा जो होता है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप एडिट कीजिए। स्टेप बाय स्टेप से क्या मतलब है कि एक ही बार में सारी तरह की गलतियां मत ढूंढिए। पहले उसको ओवरऑल पढ़िए, पूरा निबंध, कि क्या पूरा निबंध सेंस बना रहा है अपने आप में, भूमिका, कंक्लूजन, बॉडी मिलकर के एक होल पिक्चर बना रहा है। अगर पूरा निबंध अपने आप में सेंस नहीं बना रहा है तो फिर पूरे निबंध के स्तर पर, स्ट्रक्चरल स्तर पर समस्या है। तो देखना होगा कि हम उसमें क्या करें, क्या इंप्रूव करें, पैराग्राफ को कैसे अरेंज करें, क्या चेंज करें कि वो एक होल के रूप में सेंस बनाए। ठीक है। उसके बाद जो है कि उसके बाद उसमें सेकंड स्टेज में जाइए आप। अब पूरे निबंध को एक साथ न देख करके आप ये देखिए कि जो उसमें जो उसका सेंट्रल आर्गुमेंट है और जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट है कि वो ठीक से आए हैं या नहीं आए। फिर ये देखिए कि जो भी आर्गुमेंट दिया गया है, जहां पर साक्ष्य की आवश्यकता है वहां साक्ष्य आ रहा है या नहीं, एनालिसिस प्रॉपरली आ रहा है या नहीं, तो उस स्तर पर देखिए उसको। यानी कि पैराग्राफ के स्तर पर, स्ट्रक्चर के स्तर पर देख के पैराग्राफ के स्तर पर देख रहे हैं। अब फिर उसके बाद उससे और छोटा कीजिए अपने आप को, अब पैराग्राफ के स्तर पर देख करके अब सेंटेंस के स्तर पर देखिए, वाक्य के स्तर पर, कि क्या इसमें सेंटेंस का जो कंपोजिशन है उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, शब्दों का प्रयोग कुछ अलग तो नहीं हो सकता है, किसी और शब्द का चयन करते तो ज्यादा अच्छा तो बात कन्वे नहीं करते। तो इस तरीके से आप उसको बृहद से शुरू कीजिए, पूरा होल से, और धीरे 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 मिनिमाइज करते जाइए। तो अलग अलग स्टेप में, कि एक बार पूरा पढ़े, उसके बाद पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़े, उसके बाद फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़े, है ना। तो 3-4 चरण में कीजिए। तो ये एक टेक्निक होता है। उसके बाद चेकलिस्ट मेंटेन करना चाहिए आपको। चेकलिस्ट क्या होता है कि जो गलती आप बार बार करते हैं, जिस तरह की गलती, तो उसको लिख करके रख लीजिए किस तरह की गलती होती है बार बार। और जब आप अपना लिखा हुआ जब उसको रिवाइज कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो उस गलती के लिए देखिए कि वो वाली गलती फिर से उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं हुई है, जिसकी कि बहुत संभावना होती है, क्योंकि आप जब फ्लो में लिख रहे होते हैं, आप तेजी में लिखते हैं, तो इसकी संभावना होती है कि उसकी पुनरावृत्ति हो जाए। तो उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं हुई है, ये देख लीजिए। उसके बाद चेकलिस्ट मेंटेन कीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे कि एक टेक्निक ये होता है जो प्रूफ रीडिंग में लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रूफ रीडिंग इन द सेंस कि जब आप कोई चीज लिख लेते हैं, एडिट हो जाता है, सब हो जाता है, तो फाइनल स्टेज प्रूफ रीडिंग का होता है कि कोई और आदमी बैठ करके उसको देखता है कि कंसिस्टेंसी ठीक है कि नहीं, फैक्चुअल एरर तो नहीं है, फैक्ट वगैरह की गलती तो नहीं है। तो प्रूफ रीडिंग का टेक्निक जो होता है उसमें हम बैकवर्ड पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं, ऊपर से नहीं पढ़ते। नीचे से पढ़ना मतलब सबसे सबसे जो आखिरी सेंटेंस है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो उल्टा पढ़ते हैं। नहीं, इसीलिए उल्टा पढ़ते हैं कि मीनिंग ना निकले। मीनिंग निकालने वाला काम पहले हम कर चुके हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सीधा पढ़ रहे होते हैं, तो आप जो उसमें आर्गुमेंट, जो तर्क दिया गया है, जो फ्लो है उसका, जो बहाव है, उसमें बह जाने की संभावना होती है कि आप उसके विचारों में खो गए। इतना मजा आने लगा, जैसे होता है ना कि जो फिल्म बहुत अच्छी लगे आपको, उसमें आपको एक भी मिस्टेक दिखाई नहीं देता है, और जो अच्छी न लगे उसमें आपको मिस्टेक ही मिस्टेक दिखाई देता है। आपको उसमें मिस्टेक दिखाई देगा कि एक सीन पहले हीरोइन का बाल छोटा था, अगले सीन में उसका बाल बढ़ गया है। तो होता है एक्चुअली। खास करके जो पुराने जमाने की फिल्में थी, 70-80 वाली फिल्में जो थी, उनमें ये खूब होता था। क्योंकि वो फिल्में जो थी वो शिफ्ट में शूट होती थी, कि 6 महीना शूट हुआ, फिर वो 6 महीना साल भर बाद फिर शूटिंग हो रही है। तो इसकी संभावना है कि उस समय हीरोइन का बाल छोटा होगा, 6 महीना बड़ा हो गया, किसी ने ध्यान दिया नहीं। अब फिल्म में तो वो एक सीन के बाद दिखाई दे रहा है। रात को वो सोई थी तो बाल छोटा था, सुबह जगी तो उसका बाल बड़ा हो गया है। तो जो उसमें होता है कि आप बहाव के साथ फ्लो के साथ बह सकते हैं, तो इसीलिए हम उसमें उसके आर्गुमेंट को ना देख करके हम उसमें सेंटेंसेस को देखते हैं कि सेंटेंस, तो एक एक सेंटेंस को नीचे से पढ़ते चलेंगे, तो वो केवल एक सेंटेंस के रूप में हमारे सामने होगा। तो उसमें क्या होगा, हम सेंटेंस को चेक कर पाएंगे, उसके उसमें जो डेटा दिया गया होगा, तथ्य दिया हो गया होगा, जो फैक्ट दिया गया होगा, उसको चेक कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद जो भी आपको मिस्टेक्स नजर आते हैं,
सब करने के बाद सबको फिर से उसको सारे सुधार करके फिर दोबारा लिखिए, तीसरी बार लिखिए, जितनी बार लिखने की जरूरत है उतनी बार लिखिए, और फिर उसके बाद उसको किसी के पास फीडबैक के लिए लेकर जाए। फीडबैक वही बनता था कि आप लोग आपस में भी फीडबैक ले सकते हैं। एक दिन जोश में आप लोगों ने ग्रुप भी फॉर्म किया था, कुछ हुआ उस ग्रुप का कि नहीं हुआ? व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ नहीं हुआ ना। ये जोश जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब वो सोडा वाटर के बोतल की तरह होता है। सोडा वाटर का जो वो सोडा का बोतल होता है ना, उसको आप सेक कर दीजिए, और कभी सोडा का बोतल लाया या कोल्ड ड्रिंक का बोतल जो होता है, थोड़ा सा सेक कर दीजिए तो क्या होता है, वो एकदम जोश में फ्रिज मार कर निकलेगा, और उसके बाद क्या होता है, फिर खुश एकदम ठंडा। तो यही जो जोश होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है, सोडा वाटर की बोतल की तरह। उसी को अगर मेंटेन कर पाइए तो काम हो ही जाएगा आपका, लेकिन उसको मेंटेन कर पाएंगे? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, उसको मेंटेन कर पाई तो सबका काम हो ही जाएगा। स्ट्रक्चर की बात है कि पहले हम उसको उसका सारा पॉजिटिव दिखा दें, उसके बाद नेगेटिव दिखाएं, या फिर पहले नेगेटिव दिखाएं उसके बाद पॉजिटिव दिखाएं? क्या करना चाहिए सुरुचि, बताओ क्या करना चाहिए? नारी सशक्तिकरण का नेगेटिव क्या दिखाएंगे आप? वो तो उसका उस टॉपिक के हिसाब से तो पॉजिटिव ही है, वो तो नेगेटिव नहीं है। जो आप टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वहां ये समस्या नहीं आएगी, वहां इसलिए नहीं आएगी कि आप दिखाएंगे कि नारी सशक्तिकरण क्यों जरूरी है। तो अगर नहीं होता, जैसे मैंने ये कहा कि नारी सशक्तिकरण नहीं होगा तो भारत की आर्थिक तरक्की नहीं, आर्थिक तरक्की कम होगी, या अगर इसका उल्टा कहें हम कि नारी सशक्तिकरण होगा तो भारत की आर्थिक विकास में तीव्रता आएगी, बात वही है। तो यहां पर इस टॉपिक में उस तरह का सेंस नहीं बनता है जो आप पूछ रहे हैं। मैं आपका सवाल समझ गया था, उदाहरण आपका सेंस नहीं बना, उदाहरण उससे कुछ और होना चाहिए। खैर, देखिए, चीज ये है कि वो निर्भर करता है कि उसका जो नेगेटिव पहलू है वो कितना मेजर पहलू है। अगर उसका नेगेटिव पहलू जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव के बराबर ही है, समान रूप से महत्वपूर्ण है, तो फिर जो इसने कहा कि आप सामाजिक लिख रहे हैं, सामाजिक जो पहलू लिख रहे हैं, तो वहीं पर उसका नेगेटिव असर भी जिक्र कर दीजिए। अगर वो इक्वली समान रूप से इंपॉर्टेंट रखता है तो, महत्व रखता है तो। लेकिन अगर वो नेगेटिव पहलू जो है वो समान रूप से महत्व नहीं रखते हैं, कम से कम आपके निबंध के लिए, या आप केवल पॉजिटिव को ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होगा, हम केवल पॉजिटिव को लिखते जाएंगे, क्योंकि हमारे पॉजिटिव जो है वो अलग अलग पैराग्राफ फॉर्म होंगे, सामाजिक, आर्थिक और हर पहलू पे तो लिखते जाएंगे। और बाद में एक पैराग्राफ में कि इसके कुछ नकारात्मक भी परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक स्तर पर ये हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र में ये हो सकता है, एक पैराग्राफ में समेट दिया। बात मेरी यहां तक समझ में आई? वो निर्भर करता है इस बात पे कि जो नेगेटिव है उसका, या फिर आप नेगेटिव भी लिखना चाहते हैं तो जो उसका पॉजिटिव है वो कितना महत्व, यानी कि जो उसका उल्टा वाला बात है वो कितना महत्व रखता है। अगर वो इक्वल महत्व रखता है, समान रूप से महत्वपूर्ण है, उसको बराबर का हिस्सा देना है, जैसे कि अगर हम सामाजिक रूप से उसका पॉजिटिव दिखा रहे हैं और सामाजिक रूप से जब नेगेटिव बताएंगे तो वो भी एक पैराग्राफ का ही जाएगा।
चलिए हम लेंथ पर ही बात करते हैं। अगर आप वैल्यू जजमेंट नहीं कर सकते हैं मूल्य के हिसाब से, तो लंबाई के हिसाब से ही बात कर लेते हैं कि आपको वो भी एक पैराग्राफ में ही लिखना है उसका नेगेटिव। तब फिर उसको सेपरेट करने का कोई मतलब नहीं है, तब फिर वहीं पर नेगेटिव लिखिए। जैसे कि आपको एक निबंध मैंने दिया होगा, अगला खेती नहीं नहीं वो वाला नहीं, कौन सा है, चार लोकोक्तियां कौन कौन सी है, हाँ अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे जागे वाला। उसमें आप देखेंगे कि जहां पर भी मैंने पॉजिटिव लिखा है, जहां पॉजिटिव लिखा है उसी के बाद वाले पैराग्राफ में उसका नेगेटिव लिखा है कि इसका उल्टा जो लोग देर करते हैं उनके साथ क्या होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा मानना था कि वो जितना अगला खेती आगे महत्वपूर्ण है उस निबंध के लिए, उतना ही पिछला खेती वाला के साथ क्या होता है उतना ही वो भी महत्वपूर्ण है। मुझे दोनों पहलू दिखाना था, तो इसलिए मैंने दोनों को साथ में कि हमेशा पैराग्राफ लिखा और उसी के साथ लिख दिया कि इसके विपरीत, फिर अगला पैराग्राफ लिखा और इसके उलट, मैंने वहीं पर मेंशन किया। लेकिन संयोग से वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता निबंध के लिए। तब मैं क्या करता, तब मैं अगला खेती वाले का जो लोग आगे चलते हैं उनका महत्व पैराग्राफ बाय पैराग्राफ दिखाते जाता, और लास्ट में एक से दो पैराग्राफ के अंदर उसका उल्टा वाला सारा कुछ समेट के खत्म कर देता। बात समझ में क्लियर हुआ? तो सकारात्मक रूप से तुमको तो ये बताया था मैंने, तुमने तो कितनी बार सवाल पूछा होगा। हमेशा हर चीज जो है आपके निबंध के विषय पर निर्भर करता है। कोई भी स्ट्रक्चर कुछ भी जो है वो निबंध के विषय पर निर्भर करता है, उसके अलावे और कोई तरीका नहीं है स्ट्रक्चर करने का। यहां भी आप देखेंगे कि मैंने दो तीन तरह के विषय को एंटिसिपेट करके ही आपको समझाया कि अगर विषय उस तरह का डिमांड कर रहा है। अब उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप नकारात्मक को अलग से नहीं लिख सकते हैं, अगर इक्वली इंपॉर्टेंट है तो भी आप अलग से लिख सकते हैं। लेकिन तब आपको क्या करना होगा, तब फिर उसके लिए एक और सब हेडिंग क्रिएट करना होगा, फिर सब हेडिंग बनाकर लिखना होगा कि एक था सकारात्मक को लिखा, एक था नकारात्मक को लिखा, फिर सब हेडिंग का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दो डायमेंशन है तो। ये भी कर सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए कि पॉजिटिव आपने लिखा और सेम उसी पैरा में एक लाइन लिख दिया कि उसका जो नेगेटिव प्रभाव है, ये भी कर सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा एक ही चीज है कि आपका फ्लो मेंटेन होना चाहिए, वो जैसे होता हो। राइटिंग में कोई एक तरह का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नियम नहीं है कि आप यही कर सकते हैं। मैंने जो इतना नियम आपको पढ़ाया है वो सारे नियम आप तोड़ सकते हैं। ठीक? एक लोग कहते हैं, एक लाइन यूज करते हैं कि, अब कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं, मैंने बहुत जगह सुना है इस चीज को, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरा निबंध एक सेंटेंस में लिख दिया था। एक सेंटेंस उनका जो था वो पूरे निबंध पर भारित था बाकी लोगों के। हाँ, एक सेंटेंस, एक वाक्य। बहुत सारी चीजें हैं, आप पोएट्री वेट्री देखेंगे, पोएटिक लाइन वाइन देखेंगे, आप सोच के देखिए कि जो श्रृंगार रस में जो कवि वगैरह जो उपमा देते हैं, अ, जो भी है तुलना जो है, अब जैसे कि मान लीजिए कि अब जो ये उर्दू की गजल ही है कि कल 14वीं की रात थी सब भर रात, गजल तो सुनते हैं आप लोग? नहीं सुनते हैं। अ, गुलाम अली की ये गजल है, बहुत लोगों ने गाया है, कल 14वीं की रात थी सब भर रात चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है। हाँ हाँ, तो ये जिस तरह की ये लाइन है, तो जितना मीनिंग ये कन्वे करती हैं, आप अगर मतलब पोएटिक ना हो तो ये पूरा मीनिंग लिखने के लिए आपको निबंध लिखना पड़ जाएगा। ठीक? विचार ही जीवन का आधार है। अब ये लाइन अपने आप में उसको एक्सप्लेन करने में पूरा निबंध लिखना पड़ रहा है ना आपको। अब संयोग से उस तरह का निबंध का टॉपिक नहीं होता, कुछ और होता, और उसमें कोई लिखता कि विचार ही जीवन का आधार है। बात तो ही है कि एक सेंटेंस को वो पूरा का पूरा ऐसे का मीनिंग कन्वे कर ही दे रहा है। हालांकि मैंने बहुत लोगों से सुना है, लेकिन मैंने खोजने की बहुत कोशिश की है। ठीक? लेकिन कहीं मिलता नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि जो हिंदी के मास्टर वास्टर जो है ना, सब हिंदी मीडियम वाले मास्टर जो गुरु जी लोग हैं,
कि जितनी कहानियां सुनाते हैं उसमें तो 90% का कोई मायने नहीं होता है, कहाँ से आई होती है। जैसे कि उनकी जो कहानी है राजेंद्र बाबू वाली, मैट्रिक की परीक्षा में लेट चले गए थे, फिर उसके बाद देर से गए, परीक्षा भवन में गए, दीवार से चूना लिया, पहले खैनी बनाया, क्या क्या किया। मतलब आपको सुनकर के ही लगेगा कि बिना सर पांव की कहानी है, लेकिन जब छोटे थे तो बड़ा मजा था सुनने में। फिर दो पेन निकाले, दोनों हाथ से लिखने लगे, आधा घंटा पहले खत्म कर दिए। मतलब, तो ये जो हिंदी 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 वाले मीडियम वाले जो गुरु जी लोग कहानी सुनाते हैं उसमें से 10 में से 9 कहानियां जो होती हैं वो बिना सर पांव की होती हैं। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर वाली मैंने बहुत लोगों से सुनी है। अच्छा, ये तो मतलब पेंटिंग वेंटिंग वाली तो बहुत जगह मैंने ये तो जगह पढ़ा भी है कि पेंटिंग का कंपटीशन हो रहा था कहीं पर, और एक पेंटर था, 1 घंटा उसने कुछ नहीं किया, और आखिरी मिनट में उसने एक सर्कल ड्रॉ किया और बीच में एक बिंदु दे दिया, आखिरी मिनट। और वो अवार्ड विनर था। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो जो बिंदु था वो जो दिया था उसने, वो उस सर्कल का सेंटर था। ठीक है, अगर आप हाथ से सर्कल ड्रॉ करके और सेंटर उसका फाइंड कर सकते हैं आप, तो मतलब कि आपको तो देखिए कि आपकी एक्यूरेसी का क्या लेवल है ना। तो ये वाला तो कई जगह पढ़ा भी है मैंने, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर वाला खोज रहा हूँ, मिलता नहीं है। मिलेगा तो बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मुझे जानना है एक्चुअली कि वो लाइन क्या थी। हालांकि एक लड़का मिला था मुझे जो लाइन पढ़कर सुना रहा था, लेकिन जो लाइन उसने सुनाया था उस लाइन में ऐसा कुछ नहीं था कि उस पर अवार्ड मिले। ठीक, तो खोज रहा हूं मैं, मिलेगा तो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एडिटिंग करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखें आप। उसमें से देखिए कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऐड ही करते हैं, अगर उसमें आपने कोई बेमतलब की बात लिख रखी है तो उसको काट कर निकालते भी हैं, और राइटिंग में खूब होता है। न्यूज़पेपर के लिए जब एडिटिंग करते हैं हम लोग तो उसमें से खूब काट कर निकालना पड़ता है, खूब निकालना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं होता है। तो निबंध में भी या फिर वही बात होगी जो रिपीटेड होगी, जो आपने पहले लिख रखा होगा वही रिपीट हो रही होगी। तो ये सब चीजें देखिए कि जो बात पुनरावृत्ति हो रही है उनको काट कर निकालिए, और अपना लिखा हुआ एडिट कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए, होनी तो नहीं चाहिए। नहीं है ना दिक्कत? दिक्कत नहीं है ना कोई? नॉर्मली मैं एडिटिंग पढ़ाने के बाद, बताने के बाद, एडिट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज भी देता हूँ, लेकिन अब नहीं दूंगा। मतलब आप लोगों की क्लास वैसे भी बहुत लंबा खींच चुका है, बहुत एक्सरसाइज कर चुके हैं आप लोग। अरे भैया, तो टाइम लगेगा, दिन भर में एक निबंध लिख लीजिए, वो भी अचीवमेंट है। हाँ, तो वो दिक्कत नहीं है। दिन भर में एक लिख ले रहे हैं, पूरा दिन में एक निबंध बढ़िया लिख ले रहे हैं, तो वो अचीवमेंट है। लगेगा ये टाइम टेकिंग जॉब है, जो टाइम नहीं लगेगा। अब अभी तो सोचिए कि पहला दिन लिखिए और पहले दिन आपको 1 घंटे में लिखना है, तो फिर आप बेवकूफ हैं। 100 मीटर का रेस कोई दौड़ने जाए फील्ड में, और पहला दिन सोचे क्या कि वो उसेन बोल्ट का जो 9 सेकंड का जो टाइम है, कितना है, 9.35 सेकंड, समथिंग 9.43 सेकंड है ना, कि पहला दिन ही सोचे कि वो बीट कर देगा। अरे जिंदगी में एक दिन भी कभी बीट कर दो तो अचीवमेंट है। मतलब आज तक 100 मीटर उससे फास्ट कोई नहीं दौड़ा है, तो अपने लाइफ में कभी भी एक दिन बीट कर दीजिए तो अचीवमेंट है। आप सोचिए पहला दिन ही कि समय बहुत लग गया, 13 सेकंड लग गया दौड़ने में, तो भाई पहला दिन 13 सेकंड लगेगा, उसके बाद ही वो धीरे धीरे कम होगा। जो लोग मैराथन दौड़ते हैं, मैराथन जानते हैं कितना किलोमीटर होता है? शाबाश, कितना किलोमीटर होता है मैराथन? 42 किलोमीटर होता है। जो लोग मैराथन दौड़ते हैं वो नॉर्मली मैराथन, मतलब कि अगर आप 42 किलोमीटर जो है, 42 पॉइंट कुछ होता है, क्योंकि वो माइल्स में होता है तो किलोमीटर में 42 पॉइंट कुछ होता है। तो जो लोग मैराथन दौड़ते हैं, तो नॉर्मली मैराथन में अगर आप 3 घंटे में दौड़ ले रहे हैं तो उसको अच्छा टाइम माना जाता है। 3 घंटे में, 4 घंटे में भी, शुरू में अगर 4 घंटे में। लेकिन जब जो लोग
जब अपना कोई पहला मैराथन दौड़ रहा होता है तो उस समय उसके लिए टारगेट पता क्या होता है? 42 किलोमीटर कंप्लीट करना। कि वो कंप्लीट हो जाए पहले मैराथन में तो वो अचीवमेंट है। right? जबकि उसके लिए वो अभ्यास कर रहे होते हैं, 6 महीना से साल भर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि मैराथन दौड़ना। 42 किलोमीटर ऐसे नहीं दौड़ सकते हैं आप जाकर के, सो करके उठ के 42 किलोमीटर दौड़ गए, ऐसे नहीं होता है। तो भी पहला मैराथन कंप्लीट करना लोगों का टारगेट होता है, उसमें टाइम मेंशन करना नहीं कि कंप्लीट हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद नेक्स्ट मैराथन से फिर वो अपना टाइम सेट करेंगे कि इतना टाइम में कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद तो इससे क्या लर्न किए लेसन आप, क्या ज्ञान हासिल हुआ? थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में निबंध कंप्लीट हो जा रहा है तो ये अचीवमेंट है। हाँ, टाइम जितना लगे निबंध कंप्लीट हो जाए, अच्छा निबंध लिखा जाए, बार बार मल्टीपल टाइम्स एडिट करना पड़े, 3 बार करना पड़े, 4 बार करना पड़े, 5 बार करना, राइट करना पड़े, पहले तो लिखा तो जाए, उसके बाद की बात उसके बाद है। चलिए, उसके बाद रिवीजन में बाकी समझ गए होंगे। देखिए, यूज कीजिएगा इसका, ऐसा नहीं है कि मैंने भाषण की तरह बता दिया, कहिएगा कि उनका काम था बताना, बता दिया, काम खत्म हो गया, तो ऐसा मत। को यूज कीजिएगा, टेक्निक्स को जो बताया मैंने यूज कीजिएगा, काम करेगा। और जो भी लिखे आप, जो भी लिखे उसको रीराइट करने की कोशिश करेंगे। नहीं रीराइट कर रहे हैं तो फिर वो बेकार है। इसके बाद है परीक्षा हॉल में टाइम कैसे मैनेज करें। सबसे पहला काम करें कि परीक्षा हॉल में ब्रेनस्टॉर्मिंग ना करें, है ना श्रुति? टाइम बर्बाद होता है, कहेगी कि इसके पीछे भीड़ गए हैं हम। परीक्षा हॉल में टाइम मैनेज कैसे करें? एक्चुअली जो है, ये दिमाग में आज की भी मिसकॉन्सेप्शन होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सोचेंगे, पॉइंट सोचेंगे तो समय बर्बाद करेगा। एक्चुअली समय बर्बाद नहीं करता है, वो टाइम बचाता है आपको। उसका जो रिजल्ट है वो सीधे उल्टा होता है, वो आपका टाइम सेव करता है। ऐसे टाइम भी सेव करेगा, निबंध भी अच्छा लिखाएगा, सारे फायदे हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन होता है, बैठ कर सोचेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। हाँ, तभी वही तो कह रहा हूं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा आपको। तो टाइम मैनेज कैसे करें? सबसे पहला जो चीज है आपके लिए कि आपको 5 मिनट रखना चाहिए टॉपिक फिगर आउट करने में। 1 घंटे का टाइम स्लॉट एग्जामिनेशन हॉल से बता रहा हूं मैं आपको। 5 मिनट रखिए ये फिगर आउट करने पर कि कौन सा टॉपिक लिखना है। एकदम 5 मिनट उसको सोचना ही सोचना है आपको, और चारों टॉपिक सोचना है। ये बताया कि नहीं मैंने आप लोग क्लास में कभी? या आप दूसरा क्लास में, दूसरा बैच में बैठ रहे हैं? जो लोग पहले बैच में बैठ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं मैं। आप कुछ कहानी आप पिछले बैच में सुन चुके हैं, कुछ कहानी इस बैच में सुने हैं, तो पता चलेगा। आप तो बता दीजिएगा कि हाँ पता है, इन लोगों ने सुना है या नहीं, मुझे इनसे पूछने दीजिए। बताया कि नहीं टॉपिक सेलेक्ट करने का इंपॉर्टेंस? ये बहुत जरूरी चीज होता है, आपको एक्चुअली सारे टॉपिक्स को देखना होता है। सारे टॉपिक्स को, जो भी सेक्शन, मतलब सेक्शन ए आप देख रहे हैं, 1 घंटा सेक्शन ए लिखने के लिए आपको, तो 5 मिनट दे करके आप सेक्शन ए के चारों प्रश्न पढ़ेंगे और सबके कीवर्ड सोचेंगे कि आप क्या है। समझ रहे हैं? आपको चारों क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा लिखना है। आंख मूंद के कभी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक आपको आसान दिखाई देता है वो आसान होता नहीं है। पहली नजर में आसान दिखता है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो आसान होता नहीं। उससे ज्यादा आसान जो है वो उसमें के दूसरे प्रश्न होते हैं जो उसी पे उस सेक्शन में दिए होते हैं। लेकिन आपको प्रथम दृष्टिया वो भारी नजर आता है और आप उसको छोड़ देते हैं, और 1 पेज 1.5 पेज लिखने के बाद समझ में आता है कि जो आपने आसान सोचा था वो आसान है नहीं। मैं जानता हूं परीक्षा हॉल में लोगों को जो कि एक पेज 1.5 पेज लिख करके काट देते हैं फिर दोबारा लिखते हैं। बाद में समझ में आता है कि क्या गड़बड़ा गया, कि वो टॉपिक तो समझ में नहीं आया था, ज्यादा आसान उठा लिया। ठीक है? तो आप आराम से 5 मिनट सोचेंगे। उसके बाद जब आपने सोच लिया तो वही है कि 2 से 3 मिनट तक जिस टॉपिक पर आपको लिखना है, आप उसका स्कोप और पर्पस डिसाइड कीजिए। कि
उसमें क्या क्या आपको लिखना है ना। सेकंड स्टेप, जो जो स्टेप बताया है वो एग्जैक्टली फॉलो होगा एक्चुअल राइटिंग में। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं बताया मैंने जो एक्चुअल राइटिंग में फॉलो ना हो। के बाद अराउंड 60 मिनट दे दीजिए। 7 से 8 मिनट, क्योंकि टाइम है नहीं यहाँ पर। नॉर्मली ब्रेनस्टॉर्मिंग को ज्यादा टाइम देते हैं हम। अगर मान लीजिए कि 1.5 घंटे में लिखना है, यूपीएससी की तरह होता है, अगर 1.5 घंटे में लिखना होता तो सीधे ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम पड़ जाता, 20 मिनट हो जाता। समझ रहे हैं। अब चूंकि यहाँ टाइम है ना, 1 घंटे में सब कुछ करना है। देखिए, राइटिंग का टाइम आप कम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो 1.5 घंटे का पेपर हो, 1 घंटे का पेपर हो। राइटिंग का टाइम तो घटा सकते नहीं है आप। वहां 100-150 वर्ड आपको ज्यादा लिखना है यूपीएससी में, तो 100-150 वर्ड लिखने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? 3-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, उतना थोड़ी ना लगेगा। तो 5 मिनट राइटिंग में, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन बाकी 25 मिनट आपको वहां पेपर में ज्यादा मिल रहा है यूपीएससी के पेपर में। तो उस 25 मिनट का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? यहीं पर जाएगा, इसमें जाएगा 10 मिनट, 10 मिनट इसमें जाएगा, टॉपिक फिगर आउट करने में 5 मिनट जाएगा। मतलब 5 की जगह पे 10 मिनट वहां देंगे आप, टॉपिक फिगर आउट करना जो है वो क्रूशियल चीज है। तो बाकी सब सेक्शन में रिवीजन का टाइम वहां आपको ज्यादा मिल जाएगा, यहाँ 5 मिनट मिलेगा, वहां आपको 10 मिनट मिल जाएगा। क्योंकि राइटिंग में ज्यादा टाइम, राइटिंग का तो बस 5 मिनट का डिफरेंस है, लेकिन पेपर में डिफरेंस आधा घंटा है। आप तो 7 से 8 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग, 5 मिनट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देंगे आप लिखने के लिए। 5 मिनट इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। अच्छा, बीच में ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद एक और होता है ना प्रोसेस, मैं छोड़ रहा हूं, आप भी नहीं बता रहे हैं। 5 मिनट जो है उसके बाद आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग बस करेंगे, उसमें से जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो काटेंगे और उसको अरेंज करेंगे ऑर्डर में। तो 5 मिनट चाहिए आपको आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए, फिर 5 मिनट इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। ठीक। उसके बाद निबंध लिखने के लिए 25 मिनट सफिशियंट है 700 वर्ड लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी 700 वर्ड में तो कुछ आपका इंट्रोडक्शन में निकल ही चुका है। तो 30 मिनट सफिशियंट होता है 700 वर्ड लिखने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 25 से 30 मिनट में लिखा जाएगा। अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया हुआ है, आउटलाइन ड्रॉ किया हुआ है, एक एक पॉइंट उठाकर लिखते जाना है, तो 25 से 30 मिनट में लिखा जाएगा। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग यहाँ 5 मिनट बच गया होगा, मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, आप लोग जोड़ लीजिए। 5 मिनट बच गया होगा, 5 मिनट ये देखिए। रिवीजन और एडिटिंग के लिए 5 मिनट। अच्छा, हमेशा एक चीज ख्याल रखेंगे, पहला निबंध लिखने में कितना देर लगा था तुम लोगों को? 1 घंटा में लिख ली थी पहला? हाँ, नहीं नहीं, एग्जाम में 1 घंटा में लिख लिया था ना। सबसे जो बढ़िया चीज होता है, तुम लोगों ने 1 घंटा, बाकी लोगों से मैंने पूछा है, सब लोगों ने ज्यादा टाइम लिया था। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको निबंध जो है वो 1 घंटे में ही कंप्लीट करना है। टेंडेंसी क्या होती है कि चूंकि पहला निबंध है, आपके पास टाइम है, तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा और 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा खींच लिया, तो उसका असर क्या होता है? लास्ट वाला जो होगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि पहला निबंध लिखने में 1.5 घंटा लगा दिया। तो पहला निबंध 1.5 घंटा में लिखा, दूसरा निबंध वो 1 घंटा में लिखेंगे, 2.5 घंटा। तीसरा निबंध के लिए क्या होगा फिर वो? आधा घंटा। आधा घंटा में फिर क्या लिखाएगा? फिर ना तो आप टॉपिक को एनालाइज करेंगे ना कुछ करेंगे, बस कुछ भी अंट संट लिखते चले जाएंगे। तो होता क्या है, जैसे कि आप कोई निबंध अगर 1 घंटे में लिख रहे हैं और 1.5 घंटे में लिख रहे हैं, तो कंटेंट में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आएगा, कुछ आपका एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो सकता है, तो उसका मार्क्स पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके। हो सकता है कि आप 1 घंटे में खत्म करते तो 50 नंबर मिलता है, आपने 1.5 घंटे में कुछ और डायमेंशन, कुछ और पहलू खोल दिया हो, आपको 55 नंबर आ जाए, हो सकता है।
इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, 5 नंबर ज्यादा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो आखिरी निबंध जो आपने आधे घंटे में लिखा है, उसमें क्या होगा? उसमें 50 के बजाय 30 नंबर आएगा, 30 नंबर आएगा। तो आपने यहां पर 5 नंबर बढ़ा लिया है और वहां पर 25 नंबर गिरा लिया। बोले ना कि नुकसान क्या है उसका। तो अल्टीमेटली ये जो है वो नुकसान देता है कि आप अगर एक को 1.5 घंटे में लिखते हैं तो आपको आखिरकार नुकसान होगा। तो आप एकदम टाइम के साथ स्टिक करेंगे, घड़ी देख करके, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो घड़ी देख कर करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी प्रक्रिया है जो कि आप जिंदगी भर कर सकते हैं। मतलब आज शुरू किया है और जिस दिन तक जीवन खत्म होगा उस दिन तक कुछ टॉपिक पर सोचते रहेंगे और नया नया पॉइंट मिलता रहेगा। तो क्या किया जाए? जीवन भर सोचा जाए बैठ करके? तो फिर क्या किया जाए, उपाय क्या है? आपको एक टाइम सेट करना होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी ही देर करनी है। घर में भी अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो आधा घंटा टाइम दीजिए, 1 घंटा दीजिए, घर में भी ज्यादा मत दीजिए। आधे घंटे में अगर पॉइंट पॉइंट नहीं आ रहा दिमाग में तो मतलब कि आपके पास कंटेंट की कमी है, फिर उस पर रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए। ठीक। और नहीं तो आधा घंटा, तो घर में शुरुआती दौर में तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है तो 1 घंटा दीजिए, लेकिन टाइम से स्टिक कीजिए। तो परीक्षा हॉल में क्या करेंगे आप? एकदम टाइम से स्टिक करेंगे। 8 मिनट अलॉट किया है तो 8 मिनट 10 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग खत्म होनी चाहिए, चाहे जो हो जाए, इसके आगे नहीं जाएंगे हम। जितना पॉइंट आ गया उतना आ गया, सफिशियंट निबंध लिखने के लिए, है ना। तो इससे टाइम के साथ एकदम स्टिक करेंगे और 1 घंटा जब हो जाए, 60 मिनट हो जाए, तो निबंध लिखना छोड़ देंगे आप। कंक्लूजन लिखेंगे, निबंध खत्म करेंगे, चाहे कुछ भी उसमें बच गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आखिरी निबंध के साथ जरूरी नहीं है कि 60 मिनट हो गया तो छोड़ देंगे आप। मान लीजिए कि अगर आपको एग्जामिनर फ्रेंडली मिल गया, 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा है तो लीजिए, वहां ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, मुझे एक बार दिया है, प्रीलिम्स में एक बार दिया, 15 मिनट यूपीएससी का एग्जाम। नहीं तो प्रीलिम्स फेल कर जाता, नो टाइम नहीं देता तो। गोला ही नहीं रंगा था, बैठ के बनाते रह गए, तो बनाते रह गए, बनाते तक गोला रंगा ही नहीं था। मुझे लगा कि गोला, अच्छा कोई टेस्ट सीरीज उसे दिया नहीं था मैंने, पहला अटेम्प्ट था, जो 2 महीने तैयारी करते हुआ ही था मैं। तो टेस्ट सीरीज वगैरह दिया नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि सर्कल करने में टाइम कितना लगता है। मुझे लगा 5 मिनट में हो जाएगा। जब रंगने लगा तब समझ में आया कितना टाइम लगता है गोला रंगने में। तो वो बेचारा खड़ा होकर के और रंगवाया। हम्म। हम्म। होता है, बहुत बार होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कॉपी, जैसे कि मेंस की कॉपी भी है, अगर छीन रहे हैं, आपका एक आध लाइन बचा हुआ है लिखने के लिए, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर बस एक लाइन लिख ले रहे हैं, तब तक बाकी लोग का ले लीजिए, तो मान जाते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या है, एक चीज और भी क्या है, बहुत बार लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, हो सकता है तो रिक्वेस्ट कीजिए। क्यों? ऐसे भी तो कौन सा मिल रहा है आपको? वैसे भी तो नहीं मिल रहा है, वो दे देंगे कॉपी तो भी जा रहा है, रिक्वेस्ट कीजिएगा, नहीं मानेगा तो भी लेगा। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि नौबत ना आए, लेकिन आ जाती है, तो आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूं कि कभी भी सेंटर पर झगड़ा मत कीजिए। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को जो जाकर के सेंटर पर भिड़े हुए रहेंगे, एक आध बार मैंने भी वो हरकतें की हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। भाई, भारत में व्यवस्थाएं वैसे ही चलती हैं, अल्टीमेटली होता कुछ नहीं। आप चाहे जो कर लीजिए, होता कुछ नहीं, बदलता कुछ नहीं है। आप लड़ते रहिए, उनसे लड़ते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो चुपचाप अपना काम कीजिए, वो जो कह रहे हो उनको मान लीजिए कि ये मालिक है, सर्वज्ञानी है, तो कह रहा है, कर उधर क्यों जा रहे, उधर से आओ, तो मत अधिकार के लिए लड़िए, ठीक है, हम इधर से आ जाओ।
क्योंकि आपका सब कुछ स्टेक पर है। उस आदमी का तो बस उसको 200 रुपया मिला है, 500 रुपया उस दिन के लिए, उसका तो 500 रुपया स्टेक पर, आपका सब कुछ स्टेक पर। तो एकदम दिमाग शांत रखिए। किसी भी आदमी को गुस्से में झगड़ा कर करके एग्जाम पास करते मैंने नहीं देखा है। दो गोला गलत रंग आ जाएगा, दो इधर हो गया, दो उधर हो गया, क्या मिला? तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट है, तो टाइम के साथ स्टिक कीजिए एग्जामिनेशन हॉल में। अच्छा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है। जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, जब टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसको अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक आइडिया के रूप में ये बता दिया कि ये इस तरह से वर्क करता है। सपोज कि मान लीजिए कि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है, आप 20 मिनट पर लिख सकते हैं। मान लीजिए नहीं लिख पाएगा, लेकिन मान लीजिए आप लिख सकते हैं, तो फिर आपको 30 मिनट देने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में टाइम दे सकते हैं ज्यादा। सपोज कि चाहे मैं जितना पढ़ा बता दूं आपको कि आपको जो है वो टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, सारे टॉपिक को, लेकिन आदत से तो बाज आएंगे नहीं आप। आप अगर एक ही टॉपिक पढ़कर डिसाइड कर लेते हैं कि यही लिखना है, तो वहां 5 मिनट आपका बच जाएगा। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, वो बहुत गलत प्रैक्टिस है। बिना सारे टॉपिक को पढ़े, बिना सबको समझे कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन सा लिखना है। कोई सवाल है तो पूछिए। कोई सवाल नहीं है? इतना सब कुछ, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है दिमाग में? सर, हाँ हाँ। जब पूरी तरह से एक बार चेक कर लेते हैं तो लगता है कि कोई वर्ड अगर गलत है तो क्या काट कूट करना वो सही रहेगा? हाँ, आप कर सकते हैं। देखिए, दो तीन चीजों का ख्याल रखिए। आपने देखा होगा कि इंट्रोडक्शन के लिए मैंने अलग से टाइम दिया 5 मिनट आपको, बाकी के लिए अलग से नहीं दिया। इंट्रोडक्शन के 5 मिनट अलग क्यों दिया? क्योंकि यूजुअली इंट्रोडक्शन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में काटकुट न करें, अच्छा नहीं लगता है। इंट्रोडक्शन में काटकुट न करें, अच्छा नहीं लगता है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड ठीक है, अगर आप ये कर सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन को रफ में लिख लीजिए पहले एक बार, फिर उसके बाद रीराइट कीजिए उसको इंट्रोडक्शन के साथ। मैंने अपने परीक्षा में हमेशा ये काम किया है। इंट्रोडक्शन को पहले रफ में लिखा है, उसके बाद में लाकर लिखता हूँ। यहाँ रफ कॉपी नहीं, रफ शीट नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन पेपर के पीछे लिख लीजिए, लास्ट वाला एक दो पन्ना लिख करके काट दीजिए। अच्छा, तो वो निकालने वाला नहीं है, डिटेचेबल नहीं है? अच्छा, जैसे कि हाँ, रफ पेपर था। रफ पेपर था तो नहीं नहीं, तो बोल रही है अभी एग्जाम देकर के आइए कि रफ था। नहीं तो अगर अगर मान लीजिए कि रफ पेपर तो है ही, क्योंकि रफ के बगैर जो लोग भी ऐसे लिखते हैं पढ़ाते हैं, जानते हैं, उनको पता है कि मैथ की तरह रफ की आवश्यकता पड़ती है ऐसे में। बिना रफ का ऐसे नहीं हो सकता है। जब तक ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, उसको अरेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे कैसे? खैर, अगर नहीं मिलता है आपको, मान लीजिए अगली बार नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है। आंख मूंद के पीछे का दो पन्ना जो है रफ में इस्तेमाल कीजिए, लास्ट में उसको काटिए, अच्छे से लिखिए हिंदी में रद्द। रफ भी है तो भी काट दीजिए उसको, लिखिए अच्छे से रद्द, या इंग्लिश में लिखिए कैंसिल, काम खत्म। आपसे बाकी भी अगर बीच में अगर पन्ना पेज वोज में गलती हुई थी, पूरा पेज गलत हो गया है आपका, तो आप यही काम करेंगे, उसको काट देंगे और रद्द लिख देंगे। ठीक है, ये पूरा पेज की गलती है। बाकी है कि हम उसमें काट सकते हैं या नहीं, एकदम आराम से काट सकते हैं आप। लेकिन उसको वही है कि अच्छे से काटिए, साफ सुथरा काटिए। काटने का तरीका होता है ना, कुछ लोग ऐसा ऐसा काटते हैं, है ना? हाँ, कुछ लोग जो है वो, तो उस तरीके से साफ सुथरा काटिए। और आप जो भी आपका जो तरीका होता है एडिटिंग का, जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड जोड़ना है, तो आप ऐसे करके ऊपर जोड़ सकते हैं। तो जो भी चीजें आप जानते हैं त्रुटि सुधार वाले, तो उनका प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसीलिए। तो अगर आपने जब पढ़ा तो आपको लगा कि कोई मिस्टेक है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ये काम इंट्रोडक्शन में ना हो। इंट्रोडक्शन में होता है तो बुरा प्रभाव पड़ता है।
इंट्रोडक्शन मत काटिए, इंट्रोडक्शन में कटम कुटे ठीक नहीं लगता है। उसके अलावे जो है वो काटिए आराम से, अच्छे से काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार में काट, ताकि पूरा समझ में आ जाए कि हाँ ये कटा हुआ है, लेकिन नीट एंड क्लीन हो, जैसे आप करते हैं वैसे कीजिए, लेकिन साफ सुथरा हो। और उसके बाद जो लिखते हैं वो ढंग से लिखिए, ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि लाइन ड्रॉ करके कहीं लिख देता हूँ, तो उस तरीके वाला काम ना करें, उसको अच्छे से लिखिए आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काट सकते हैं। मैंने बहुत बार किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। मतलब जितना कुछ हो सकता है मैंने सब किया है निबंध के पेपर में, जितनी गंदी हैंडराइटिंग हो सकती है उतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, कटम कुट्टी किया है, सब कुछ किया है मैंने, लेकिन मार्क्स पर कभी फर्क नहीं पड़ा यूपीएससी, कभी फर्क नहीं पड़ा मार्क्स के ऊपर। मैं तो मानता था, मतलब भले ही बाकी पेपर में कहीं कहीं मेरा मार्क्स हर बार किसी न किसी पेपर में गिर जाता था, कम हो जाता था, लेकिन मैं मानता था कि यूपीएससी में, केवल अपने ऐसे का मार्क्स देख करके मैं मानता था हमेशा कि यूपीएससी में मार्किंग बड़ी अच्छी होती है। आधे टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या लिख करके आ रहा हूँ निबंध। अब मार्क्स बाकी लोग से ज्यादा ही आता था, इतना थोड़ी ना जितना आप लोग को पढ़ा रहा हूँ इतना थोड़ी ना मुझे पता था। हाँ, इंट्रोडक्शन अच्छा लिखता था, इंट्रोडक्शन तो कमाल का लिखता था उस टाइम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। आप काट सकते हैं, क्लीनली काटिए, आप पूरा का पूरा पेज काट सकते हैं, बशर्ते कि वही है कि फिर काट करके रद्द लिखिए वहां पे, ताकि वो चेक ना किया जाए। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इसकी नौबत ना आए, जितना कम काटेंगे उतना अच्छा है, जितना साफ सुथरा लिखेंगे उतना अच्छा है। और कोई सवाल? मोटा मोटी मान कर चलिए कि निबंध की आखिरी क्लास है ये, इसके बाद लिखने वाला काम है, आप लिखेंगे, बकरीद के बाद से अगले दिन से आएंगे, परसों से, तो मैं एक टॉपिक दे दूंगा, उस पर लिखेंगे, उस पर नेक्स्ट डे मैं चर्चा करूंगा, उसमें बताऊंगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट है, उसके बाद अगले दिन फिर से आप उसको रिराइट करेंगे, तब मैं चेक करूंगा। तो ये प्रक्रिया एक हफ्ता चलेगा, उसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगा, अब आपकी मर्जी, आप लिखिए, हम अब इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो सवाल है तो पूछिए, इन जनरल कोई भी सवाल हो, भूमिका से, बॉडी से, कंक्लूजन से, निबंध से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, स्ट्रक्चर से, जिस चीज से रिलेटेड पूछ सकते हैं, क्योंकि अब पढ़ाने के लिए पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ राइटिंग ही बची है, लिखना ही बचा आपको है। लिखेंगे उसमें फिर कुछ टॉपिक जो है डिस्कस कर देंगे, हालांकि इतना टॉपिक तो मैं आपको लिख कर दे ही चुका हूँ, फिर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कर दूंगा। जो भी सेंट्रल आर्गुमेंट में क्या लिखना होता है, जो भी मुख्य तर्क है, देखिए जो भी आप अपने निबंध में जो भी स्टैंड लेंगे, जो भी स्टैंड लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यही है कि क्या है जीवन का आधार, थॉट, विचार क्या है, अब विचार जीवन का आधार है, अगर इसमें है तो आप अपने निबंध में क्या बताना चाहेंगे कि विचार जीवन का कैसे आधार है, क्या बताएंगे, उस कैसे के जगह पर क्या लिखेंगे, वही सेंट्रल आर्गुमेंट है। कि विचार जो है वो इंसान के जीवन को, उसके आसपास के परिवेश को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, सबको प्रभावित करता है। इस तरह से मान लीजिए कि अगर आपका ये है, आप निबंध में ये लिखेंगे तो, या फिर मान लीजिए कि निबंध में आप कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं कि विचारहीन जीवन जो है वो जीने योग्य नहीं है, विचारहीन जीवन जीने योग्य नहीं है, विचारहीन जीवन से समाज, सृष्टि, देश, राष्ट्र सबकी प्रगति रुक जाती है और वो विनाश की ओर जाते हैं, तो ये भी आपका सेंट्रल आर्गुमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि विचारहीन जीवन जीने से क्या क्या होता है, तो सेंट्रल आर्गुमेंट जब जो आपको निबंध में लिखना होता है वो आपका सेंट्रल आर्गुमेंट होता है। जैसे कि निबंध देना तो मैंने देखा, इसमें कुछ है क्या सेंट्रल आर्गुमेंट की तरह? जैसे देखिए, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, ये लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता, देखिए इसलिए पूछा गया है।
अब इस निबंध में हम क्या क्या लिख रहे हैं, मैं सेंट्रल आर्गुमेंट पर नहीं जा रहा हूं, मैं पहले इस पर जा रहा हूं कि हम निबंध में लिख क्या क्या रहे हैं। तो इस निबंध में हमने क्या क्या लिखा है। जंगल अपनी समृद्ध जैव विविधता और परस्पर जुड़ाव के साथ खुद को बनाए रखने और पुनर्जीवित करने की अपनी उल्लेखनीय क्षमता को उदाहरण देता है। जैसे कि अब इसमें थोड़ा सा भाषा का लोचेदार बनाया गया है, लेकिन आर्गुमेंट इतना ही है कि यह खुद को कायम रखता है और पुनर्जीवित करता है, करने की क्षमता है इसके पास। तो उसी तरीके से मानव के पास भी खुद को पुनर्जीवित करने, मतलब कि बाहरी कारकों का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, स्वतंत्र मुक्त विकास का होना चाहिए, लिखा होगा हमने। अगला क्या है, जिस प्रकार जंगल अपने पेड़ स्वयं उगाता है उसी प्रकार व्यक्तियों में भी अपनी क्षमता विकसित करने और अपनी नियति को आकार देने की शक्ति होती है। एक आर्गुमेंट हमारा ये है। तीसरा आर्गुमेंट क्या है हमारा, यह सक्रिय मानसिकता व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास में भी महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, यह कथन आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देती है। इसके बाद क्या है, ऐसी अंतर्दृष्टि करती है जो व्यक्तिगत स्तर से फैली हुई है और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, ठीक है। यह कथन समुदायों और समाज के लिए भी प्रासंगिक है, ठीक है। जिस प्रकार समाज भी अपने विकास और उन्नति को बढ़ावा दे सकता है, पर्यावरणीय प्रबंधन के महत्व और संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, ठीक है। तो इस कथन का नेतृत्व और शासन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से एक सेंस आपको मिला होगा कि इसमें हम क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है देख लीजिए। जो भी कथन है, कथन लिखा है, प्रकृति की प्रक्रियाओं में पाए जाने वाले गहन ज्ञान को समाहित करता है। हम बता रहे हैं कैसे प्रकृति की प्रक्रियाएं हैं कि वो अपने आप को रीजेनरेट करता है, पुनर्जीवित करता है, खुद को कायम रखता है, अपने पेड़ से में उगाता है ना। प्रकृति की प्रक्रियाओं को हाईलाइट किया है हमने। एवं विकास, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की अवधारणाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसकी बात लिखी है कि मानव विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, मानव की आत्मनिर्भरता के लिए, समाज की आत्मनिर्भरता के लिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कैसे ये आवश्यक है। तो जो आप निबंध लिखना चाहते हैं या चाहती हैं, उसी के आधार पर सेंट्रल आर्गुमेंट तैयार होता है कि हमारे निबंध का मेन आर्गुमेंट क्या है। तो सब मिला करके यही तो आर्गुमेंट है हमारा। हमने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे जंगल जो है वो, उसमें उस तरह की विविधता होती है और खुद को जनरेट करने की क्षमता होती है। फिर हमने ये किया है कि कैसे व्यक्ति अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। विकास कर दिया है कि विकास और आत्मनिर्भरता, तो व्यक्ति अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। व्यवसायिक विकास, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता, देखिए कि जो वहां लिखा है उसी को तो हम आगे पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक सेंटेंस, एक से डेढ़ एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस में जा सकता है एटमैक्स, वर्ड्स की कुछ नहीं लिमिट है, वो आपकी भूमिका का पार्ट है। तो ये ध्यान रखेंगे कि वो उतना ही वर्ड में जाए कि आपकी भूमिका ज्यादा लंबी ना हो, बाकी और कोई उसका रूल नहीं है। और भी उसको अगर इस तरीके से मतलब इस तरीके से टेक्निकली अगर सोचेंगे, जो मैंने निबंध लिख कर दिया है उसको उसी तरीके से टेक्निकली एनालाइज कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। दूसरा देख लीजिए, उसमें भी होगा ही, साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत नहीं है, साथ ही वह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है, ठीक है। यहां पर जो है एक सेंटेंस पहले से उसका सेंट्रल आर्गुमेंट स्टार्ट हो गया है। साहित्य की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करता है यह कथन, और साथ ही यह साहित्य की, साथी लगा रहे हैं हम, साथी का मतलब क्या होता है कि पिछले सेंटेंस से जुड़ा हुआ है ये, इसलिए मैंने कहा कि साहित्य की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करता है और यह साहित्य की मानवीय मूल्यों को आकार देने, सहानुभूति जागृत करने, सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने और मानवीय अनुभव की जटिलता को सुलझाने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। मतलब यह है कि हम अपने निबंध में क्या क्या चीज दिखाएंगे, साहित्य की परिवर्तनकारी शक्ति दिखाएंगे कैसे है, और क्या दिखाएंगे कि साहित्य कैसे मानवीय मूल्यों को आकार देता है, कैसे सहानुभूति जागृत करता है, कैसे सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करता है और मानवीय अनुभवों की जटिलता को कैसे सुलझाता है। ठीक, अब लेकर देखिए आप आगे, आपको इसी तरह के इसी को साबित करने वाले सपोर्टिंग आर्गुमेंट आएंगे। जैसे कि जो है कि साहित्य मानवीय मूल, बुद्धि और ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करता है, जो अगला पैराग्राफ है। अगला पैराग्राफ सिंपली जो है वो टॉपिक को ही एस्टेब्लिश कर रहा है कि ज्ञान का है। इसके बाद देखिए, हालांकि साहित्य का प्रभाव ज्ञान से कहीं अधिक फैला हुआ है, यह नैतिक चिंतन और मनन को प्रज्वलित करने का क्षमता रखता है परिवर्तनकारी शक्ति।
साहित्य सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श के उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श की बात कर रहे हैं हम। साहित्य में सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देने की उल्लेखनीय क्षमता है। सहानुभूति की बात की थी सेंट्रल आर्गुमेंट में। इसके प्रभाव व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज तक भी फैला हुआ है। व्यक्तिगत विकास, साहित्य का समग्र समाज पर गहरा प्रभाव। देखते जाइए कि उन्हीं चीजों को, वही चीजें आपको मिलेंगी सारे निबंध में। अगर ढंग से स्ट्रक्चर, निबंध की संरचना अगर ठीक से की गई हो तो वो रिफ्लेक्ट करेगा उस तरीके से। समझ में आया? कभी भी नहीं आया। अब इसके बाद जो है वो प्रैक्टिस करने का चीज। अभी कहोगे कि अब लिखाएगा कैसे, तो वो प्रैक्टिस करने का चीज है। दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। एक तो ये है कि जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, एक सेंट्रल आर्गुमेंट लिखा, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके हैं तो आपको पता है कि आप निबंध में क्या क्या लिखेंगे, तो आप सेंट्रल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसका लिख दिया, अब पूरा निबंध लिख लिया। उसके बाद पूरा निबंध लिखने के बाद फिर से निबंध को आपने देखा और तब देखा कि क्या वो सेंट्रल आर्गुमेंट जो है वो इस निबंध को जस्टिफाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसको फिर से लिखिए। तो कुछ दिन जब ये प्रैक्टिस करेंगे आप इस तरीके से तो हो जाएगा, लिखाने लगेगा। और क्या पता कि मैं भी यही काम कर रहा हूं। मेरे तो राइटिंग की प्रोसेस तो आप देख नहीं रहे हैं, आपके पास तो प्रिपेयर्ड मटेरियल आ रहा है सामने। तो मैं भी हो सकता है ये काम कर रहा हूं कि एक सेंट्रल आर्गुमेंट लिखता हूं, उसके बाद निबंध पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, और उसके बाद वापस से अपने सेंट्रल आर्गुमेंट को दुरुस्त करता हूँ निबंध के अनुसार। ये भी हो सकता है। एक्चुअली यही करता हूँ। ठीक है। तीन चार तरीके से आप भूमिका लिखने का अभ्यास कर लीजिए। तीन चार तरीके की भूमिका लिखने का अभ्यास कर लीजिए और उन्हीं में से एक टाइप लिखिए। तीन चार टाइप का जब आप अभ्यास कर लेंगे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो उस तीन चार टाइप के बियॉन्ड जाएगा। तीन चार में से तो एक तो दिखाई जाएगा। तो तीन चार तरीके से लिख लीजिए। दिक्कत आपको भूमिका होगी उसमें लिखने में, जो लोकोक्तियां आएंगी उसमें दिक्कत होगी, तो उसमें मैं बताया है कि अगर आप लिख पा रहे हैं तो लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं तो टेम्पलेटेड जो है, क्योंकि वो तो एक ही लिखना है चार में से, तो एक टेम्पलेट जो मैंने दिया था लिख करके वो वाला टेम्पलेट याद कर लीजिए, उसी पर लिख दीजिए। कि लोकोक्तियां जो है वो जीवन में महान रोल प्ले करती हैं और बिहार वगैरह के क्षेत्र में ये ज्ञान का सागर समेटी हुई है और ये है, और इसी तरह की एक लोकोक्ति हमें यहाँ दी गई है जो जीवन के अमूल्य मूल्य को सिखाती है, और ये सिखाती है एकदम टेम्पलेटेड है ना भूमिका। ठीक है, तो एक रट लीजिए, क्योंकि चार तो लिखना नहीं है आपको, एक ही लिखना है, तो एक में ये चल जाएगा। हालांकि कोशिश मत कीजिए कि यहाँ तक नौबत आए, कोशिश ये कीजिए कि वहां कोई क्रिएटिव भूमिका लिख सकते हैं। लोकोक्ति अगर आप जानते होंगे तो आप क्रिएटिव भूमिका लिख सकते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग जीवन पर पड़ता है भाई। जैसा कि मान लीजिए कि अगर निबंध आ गया है कि बाप का नाम सागपात, बेटा का नाम परवल कुमार या परोर खान, कई लोग परवल कुमार कहते हैं, कई परोर खान कहते हैं, तो क्या लिखेंगे आप भूमिका? हाँ, यूपीपीसी से पूछा जाता है ये। बाप मरे अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि सागपात और परोर खान या परवल या परोर क्यों कहा जा रहा है? ये एक्चुअली परवल का इंपॉर्टेंस दिखाता सोसाइटी में। क्यों दिखाता है? यूजुअली हमारे यहाँ बिहार में मतलब कि परवल जो है उसका प्रोडक्शन बहुत ही लो है, और साग पात तो हर जगह इजिली अवेलेबल है। तो परवल उस तरह का चीज है जो कि या तो उसका पेशेवर तरीके से खेती किया जाता है, तो मतलब अपने घर के जो बगल में छोटा सा जो टुकड़ा है जमीन का, उस पर परवल तो लोग नहीं उगाते हैं, उसको खास टाइप की मिट्टी चाहिए होती है। तो बहुत वो तो थोड़ा सा प्रिविलेज का चीज माना जाता है, क्योंकि वो मार्केट से खरीद कर लाना है। अब तो हालांकि आप सब कुछ मार्केट से ही खरीदते हैं। अब तो परवल और बैगन में कोई अंतर नहीं रह गया, दोनों सेमी प्राइस पर आते हैं। लेकिन कुछ जमाने पहले तक, जब तक कि सब्जी भाजी का उत्पादन लोग घर में ही कर लेते थे, उस समय परवल थोड़ा सा प्रिविलेज का चीज था, आप बाजार से खरीद कर लाते थे। तो इसीलिए बाप का नाम साग पात। और आजकल के बच्चे समझेंगे कि परवल में ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है।
का इम्पोर्टेंस, परवल का इम्पोर्टेंस। तुम लोग को पता है कि परवल इतना इम्पोर्टेंट चीज है? नहीं पता है। हो सकता है उसको पसंद भी नहीं होगा खाना, और ये सोच रही होगी कि इतना परवल इम्पोर्टेंट कैसे लगता है, बेकार तो लगता है खाने में। कुछ कुछ 100 तो आप लोग को दिया था ना, 100 के आसपास मैंने। 100 के आसपास तो दे ही रखा है, उसको देखिए। कुछ और दे दूंगा बना करके, कुछ और अभी देख रहा हूँ, कलेक्ट करना पड़ता है ना। तक मान लीजिए कि अब महंगाई हो गई है मैथिली, उसके लिए तो मेरा चूंकि रीजन नहीं है, तो मैं कहीं से कलेक्ट करूंगा, फिर देखूंगा कहीं से मिल जाएगा, तो धीरे धीरे अभी तो एग्जाम में टाइम है। और तब तक नोट्स वगैरह, मटेरियल वगैरह और भी रिच हो जाएगा आपका, तो और लोगों की आप कलेक्ट कर दूंगा। बीपीएससी की वैकेंसी तो आ गई है, कोचिंग वालों ने माहौल बना रखा था कि 850 सीट आएगी। आ गई 850 सीट ना हमारे यहाँ से, इसीलिए कभी नहीं मैंने कहीं माहौल बनाया था कि 850 आ रहा है। सारे कोचिंग वालों ने माहौल बना रखा था कि 850 सीट आ रहा है। 500। हाँ हाँ। पिछली बार कहाँ पढ़ा, 5-10 सीट तो ऐड ही किए, पिछली बार भी नहीं पढ़ा। आप सोच के देखिए कि इसके मतलब अध्याचन के लिए काफी दिन से आयोग इंतजार कर रही थी, और आपके प्रीलिम्स में हार्डली टाइम है। 10-20 सीटें बढ़ जाए तो बढ़ जाए। देखिए एसडीएम डीएसपी ऐड होने से रहा, अगर एसडीएम और डीएसपी ऐड होना होता तो वो ऑलरेडी अध्याचन में आ गया होता, वो आयोग के पास आ गया होता गृह विभाग से। तो क्योंकि, और इसलिए भी आ गया होता क्योंकि गृह विभाग का एक पोस्ट तो आया है ना, जिला समावेष्टा वाला। तो गृह विभाग के पास जो रिक्वायरमेंट है उसने भेज दिया है, उसके पास डीएसपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाँ, अंचलाधिकारी का पोस्ट है, रेवेन्यू ऑफिसर का, उसी का तो वही तो एक है ही है, बाकी तो कुछ है नहीं। जनरल में मेरे ख्याल से शायद 80-80 सीट उसी का है, 108 टोटल है जनरल। चलिए, लेकिन फिर भी एग्जाम तो देना ही है ना। एक एक पोस्ट शायद है इसका, क्या नाम है, मध्य निषेध अधिकारी का। जनरल में एक सीट है उसका, एक उसका है, और पता नहीं एजुकेशन ऑफिसर का है भी कि नहीं है। एक का तो सीट ही है, गन्ना अधिकारी का एक पोस्ट है, एक एक सीट तो है जनरल में। उसके बाद 80 शायद है इसका रेवेन्यू ऑफिसर का, उस वही तो एक वैकेंसी ही है, बाकी तो कुछ है नहीं। चलिए खैर, तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। आपको तो एक ही सीट में चाहिए, है ना। सीओ भी मिल जाएगा, तो सीओ बहुत घूस कमाता है, पता है ना, रेवेन्यू ऑफिसर। आपको शायद जानकारी नहीं है कि अभी जितने सीओ हैं बिहार में, जितने सीओ हैं बिहार में, सब आरोही। अभी कोई फुल प्लेस सीओ नहीं है, सब आरोह है। ठीक, तो जो सीओ पहले चले, जो आरोह पहले चले गए हैं, उनको अंचल मिल गया है। अंचल तो 500 कुछ ही है ना। अब जो जा रहे हैं तो उनको कहां से अंचल मिलेगा, अंचल खाली रहेगा तब ना मिलेगा। तो उसी उसी अंचल में एक आरओ जो है वो सीओ बनकर बैठा हुआ है, और दूसरा आरओ जो है वो बेचारा आरओ है, सीआई का काम कर रहा है। हाँ, 2 ब्लॉक। तो इस तरह की चीजें हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप आरओ बन के जाते हैं और आपका पहुंच ऊंच है, पकड़ उकड़ ठीक है, तो आपको सीओ बना देगा। नहीं है तो उसी अंचल में बने रहेंगे, आप आरओ बनकर बैठे रहेंगे। हाँ, उनको ब्लॉक मिल जा रहा है तुरंत, क्योंकि आरडीओ में जो है, आरडीओ में जो उन लोगों ने शुरू में नियुक्ति की थी, उसके बाद से आरडीओ में ढंग की वैकेंसी कभी नहीं आई। सीओ में क्या हुआ कि एक बार 550 तो एक बार में रिक्रूट कर लिया था आरओ में, और उसके बाद से लगातार रिक्रूटमेंट होता जा रहा है। और उसके अलावे क्या हुआ था कि जो पहले के बहुत सारे जो लोग थे, उनको, जो सीआई थे, उनको प्रमोट करके सीओ बना दिया। तो एक तरफ से उधर से सीओ बन गए, इधर 550 एक बार में उन्होंने कर लिया, और हर बार आरओ की वैकेंसी आ रही,
क्योंकि इनको और भी काम है ना, जमीन का भूमि का सर्वे और चल रहा है, सब चल रहा है, तो और भी साइड से भी काम है, अंकल का देने से पोस्टिंग के बियॉन्ड भी काम है इनके पास। तो इसलिए वो नियुक्ति कर रहे हैं जहां पर लोग ज्यादा होंगे। जैसे कैसे एसडीएम जो है, बहुत सारे एसडीएम ऐसे हैं जिनको कि आज तक एक भी सब डिवीजन नहीं मिला। 100 कुछ 8 सब डिवीजन बिहार में है ही। 165 या कुछ तो एसडीएम तो एक बार में रिक्रूट कर लिया था सबसे पहली बार में। फिर 240 एसडीएम एक बार और रिक्रूट कर लिया। 100 एक बार कर लिया। तो इतनी जो आप रिक्रूट करेंगे तो रखेंगे कहाँ? 250 एसडीएम था, तो बोल रहा हूँ कि एक बार 100 आया था, एक बार 165 आया। सबसे पहले जो आया था 165 आया था, 165 वैकेंसी आया, 100 आया, 250 वैकेंसी आया, दूसरा वैकेंसी आते रहा। 108 आपके पास, तो 108 के 101, 101 शायद सब डिवीजन ही है आपके पास। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये कभी मिलेगा भी नहीं सब डिवीजन, है ना। हम्म। हाँ, पैसा लेकर के सब डिवीजन जो है पैसा लेकर मिलता है। कुछ कुछ सब डिवीजन तो उस तरीके का है, जैसे कि मेरे जिले में एक सब डिवीजन है बगहा। वो जो है बिहार के 3-4 अगर जिले छोड़ देंगे आप, तो उनसे बड़ा सब डिवीजन है। मतलब बिहार में 3-4 ही जिला होगा जो उससे बड़ा होगा, बाकी सारे जिला से बड़ा सब डिवीजन है। और उसमें पूरा वाल्मीकि नगर का जंगल आता है उसके रहने। अब सोच लीजिए कि उसकी पोस्टिंग जो है कितनी प्राइम पोस्टिंग है, कितना पैसा देना पड़ेगा कि उसकी पोस्टिंग मिलेगी आपको। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोबेशनल आईएएस होते हैं वहां के एसडीएम वो होते हैं प्रोबेशनल, उनकी पोस्टिंग रहती है हरदम प्रोबेशनल की। तो अगर आप बीपीएससी से एसडीएम गए हैं तो कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा वहां की पोस्टिंग के लिए। फिर पूर्वी चंपारण जिले में रक्सौल एक सब डिवीजन है, इंडो नेपाल बॉर्डर वाला। दुनिया भर के गलत धंधे वहां होते हैं, दुनिया भर की कमाई है। तब सोच लीजिएगा कितना पैसा देना पड़ेगा कि रक्सौल में पोस्टिंग होगी जाती। बॉर्डर एरिया में भी रक्सौल जो है वो प्राइम बॉर्डर एरिया है। रक्सौल वाला जो है पूरे पूरे बिहार में उससे महंगा जमीन कहीं नहीं है, लैंड कहीं नहीं है। ये सच्चाई है, लेकिन वास्तविकता मतलब एथिकल काम ये है, नैतिक काम ये है कि ये सब काम ना करें आप लोग। जब सेवा में हैं तो न घूस लें न दें। सस्पेंड कैसे हो जाएंगे? प्राइम पोस्टिंग नहीं मिलेगा, नहीं मिले, सैलरी तो मिलेगा ना भाई। न घूस लें न दें। आजकल न्यूज 18 ने मुहिम चला रखा है, दहेज ना दहेज देम ना दहेज लेम, मुहिम चला रखा है। सारी लड़कियां जो है वो पटना में प्रॉमिस कर रही है कि दहेज नहीं देंगी। आप लोग को, लड़कों को विरोध करना चाहिए इस मुहिम का। जब लड़कियां दहेज नहीं देंगी तो फिर मिलेगा कहाँ से आप लोग को? खैर, चलिए फिर।